हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय भूगोल की सीरीज में, जिसमें अब लेक्चर नंबर 4 में अपन डिस्कस करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध के बारे में कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसे संबंध हैं और क्या इश्यूज हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपन ने देखा था कि 4096 किलोमीटर, जो कि भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश की। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की लगती है भारत के साथ, वो है बांग्लादेश। और 5 राज्य सीमा बनाते हैं, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ जो है सीमा बनाते हैं। अपन ने मैप में भी कवर किया था। अपन ने देखा था त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य है भारत का। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं। उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुंदरवन डेल्टा के बारे में, उसके बाद तिपाई मुख बांध के बारे में, उसके बाद तिस्ता नदी, उसके बाद 3 बीघा कॉरिडोर, उसके बाद फरक्का बैराज बांध, उसके बाद ट्रेनें देखेंगे कौन कौन सी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन कौन कौन सी है, और उसके बाद भूमि बॉर्डर समझौता को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुंदरवन डेल्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ये सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। गंगा जो कि बांग्लादेश में जाके किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से। इन दोनों को नदियों पद्मा और जमुना के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? मेघना। और मेघना नदी जब अपना जल समुद्र में गिराती है तब क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। ये आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये क्या बना हुआ है? डेल्टा बना हुआ है। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ये क्या बना हुआ है? डेल्टा बना हुआ है। जब गंगा बांग्लादेश में जाके क्या कहलाएगी? पद्मा। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में क्या कहलाएगी? जमुना। और पद्मा और जमुना दोनों मिलकर क्या बनाएगी? मेघना। और मेघना नदी जब मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है जब मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और ये डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ स्थित है? ये स्थित है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में। यहाँ देखो कोलकाता का भी हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ पर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों का हिस्सा है। यहाँ इंडिया और बांग्लादेश दोनों का हिस्सा है सुंदरवन डेल्टा के बारे में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले तो ये बताओ सबसे पहले कि किन किन नदियों से बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये दोनों नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती है? मेघना नदी। और मेघना नदी जब
अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है तो किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ। अब देखो सुंदरबन डेल्टा का जो पूर्वी भाग है वो है बांग्लादेश में, और जो इसका सुंदरबन डेल्टा का पश्चिमी भाग है वो है भारत में, और भारत में इसे आर्द्र भूमि के रूप से माना जाता है और 27वीं रामसर साइट के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। रामसर साइट के बारे में आपको पता होगा फ्रेंड्स, जिसका निर्माण जिसका कार्य क्या होता है? रामसर साइट आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है जो कि जीवों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है मैंग्रोव वनस्पति के बारे में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। 27वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो वो सुंदरबन डेल्टा को है। एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है, भारत में यह क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्र है, और 27वीं रामसर साइट घोषित किया गया है, और मैंग्रोव वनस्पति भी यहाँ पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टा के इशू समझ में आया। अब देखो तिपाई मुख बांध। सबसे पहले देखो तिपाई मुख बांध की अवस्थिति कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है? तो तिपाई मुख बांध तिपाई मुख मणिपुर में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बराक नदी पर बना हुआ है तिपाई मुख बांध। अब इसमें दिक्कत यह है कि बांग्लादेश कह रहा है कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो उसकी सहायक नदी बराक नदी से जो पानी आ रहा है उसे रोककर इंडिया इसका यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तिपाई मुख बांध जो है मणिपुर में स्थित है, इसका उपयोग इंडिया कर सकता है क्योंकि इंडिया के पास में उसकी पावर है। और रही बराक नदी की बात, तो ये इसकी सहायक नदी है, न कि ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसका पानी अपना इंडिया यूज कर सकता है। और नेक्स्ट है कौन सा विवाद? तीस्ता नदी विवाद। तो सबसे पहले देखो तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो इसका उद्गम होता है सिक्किम में तसाम लाहो झील से या जम्मू ग्लेशियर से। तसोम लाहो झील और जम्मू ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है, उद्गम होता है। और उद्गम इसका कहाँ होता है? सिक्किम में होता है। मुहाना यानी कि इसका माउथ कहाँ है? मुहाना मतलब कि किस में जाके ये नदी मिलती है या किसके मुंह में जाके समाहित होती है? वो है ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जमुना नदी। तो इसका पूछा जाए कि तीस्ता नदी का मुहाना है तो आप आंसर करोगे ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी। 1983 में तीस्ता नदी पर भारत बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ। याद रखना 1983 में हुआ। कब हुआ? 1983 में हुआ। तीस्ता नदी पर भारत और बांग्लादेश समझौता कब हुआ? 1983 में हुआ। और इसमें क्या समझौता हुआ था कि तीस्ता के पानी का अधिकार 39% तो भारत करेगा और 36% बांग्लादेश करेगा और 25% क्या करेगा? नदी को यूज में लेगा, यानी कि नदी के रूप में प्रवाहित होगा। ये रहा अपना तीस्ता नदी का विवाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विवाद है 3 बीघा कॉरिडोर। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखो, अवस्थिति क्या है? कूच बिहार पश्चिम बंगाल में। 3 बीघा कॉरिडोर की अवस्थिति कहाँ है? कूच बिहार पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश के दोहा ग्राम अंगपोता अंतः क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ता है। जो ये 3 बीघा कॉरिडोर है यह बांग्लादेश के दोहा ग्राम अंगपोता अंतः क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ने का काम करता है, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं। 26 जून 1992 को बांग्लादेश को लीज पर दिया गया था। तो समझ में आया 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता अंतः क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ने का काम करता है। 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर की अवस्थिति क्या है? कूच बिहार पश्चिम बंगाल। यहाँ देखो कूच बिहार पश्चिम बंगाल। और उसके बाद में
देखते हैं नेक्स्ट इशू या नेक्स्ट मुद्दा क्या है। ट्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों को जोड़ती है। तो ध्यान में रखना कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता से ढाका के बीच कब स्टार्ट हुई? 2008 में। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना के बीच में कब स्टार्ट हुई? 2018 के बीच में। और मिताली एक्सप्रेस हल्दीबाड़ी से लेकर चिलाहाटी तक और कब स्टार्ट हुई? 1 जून से 2022 तक। आप इन स्टेशनों को वेयर इज माई ट्रेन ऐप पर जाके सर्च करके वहां से भी देख सकते हैं, ट्रेन का टाइम वगैरह भी देख सकते हैं। एक बार जरूर सर्च करना, आपको पता चलेगा। मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता से ढाका 2008 में स्टार्ट हुई थी, याद रखना। बंधन एक्सप्रेस कलकत्ता से खुलना 2018 में स्टार्ट हुई। मिताली एक्सप्रेस हल्दीबारी चिलाहाटी से 1 जून 2022 को स्टार्ट हुई। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा आपसे कि कौन कौन सी ट्रेनें जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। तो याद रखना मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट इश्यू है फरक्का बैराज बांध। सबसे पहले देखो इसकी अवस्थिति क्या है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह है फरक्का बैराज बांध। अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है फरक्का बैराज बांध, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है फरक्का बैराज बांध। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 21 अप्रैल 1975 को। यह भी पूछा जा सकता है कि फरक्का बैराज बांध का प्रारंभ कब हुआ था? 21 अप्रैल 1975 को। तो इसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य के कारण से यहाँ पर फरक्का बैराज बांध बनाया गया था? तो गंगा नदी के पानी से हुगली नदी में जल आपूर्ति को बढ़ाना, ताकि कलकत्ता बंदरगाह, जिसे क्या कहा जाता है पूर्व का लंदन, में गाद की समस्या ना हो। जो गंगा नदी का पानी है उसे हुगली नदी में जलापूर्ति करना, ताकि यहाँ जो कलकत्ता में है, कलकत्ता बंदरगाह है जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं, उसमें गाद की समस्या ना हो। इसके लिए फरक्का बैराज बांध का निर्माण किया गया था। कब हुआ था प्रारंभ? 21 अप्रैल 1975 को। और इसकी लोकेशन क्या है? मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश भूमि बॉर्डर समझौता। 7 मई 2015 को 100वां संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। पहले तो ये याद रखना कि 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7 मई 2015 को हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ? भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि बॉर्डर विवाद को समाप्त किया गया था, जिसमें भारत में स्थित बांग्लादेश अंतः क्षेत्रों 51 को भारत में मिलाया गया। यानी कि 51 ऐसे क्षेत्र थे जो कि बांग्लादेश में स्थित थे और भारत के थे, और उनको 51 क्षेत्रों को भारत में मिलाया गया तथा भारत के बांग्लादेश में स्थित अंतः क्षेत्रों 111 को बांग्लादेश को सौंप दिया गया। यानी कि 111 क्षेत्र ऐसे थे जो कि भारत में स्थित थे और उन्हें बांग्लादेश में सौंप दिया गया। अब आप कहोगे सर ये तो घाटे का सौदा हुआ, क्यों? क्योंकि अपन ने तो 51 क्षेत्र जिसमें 7,110 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है, और 111 क्षेत्र जो कि 17,160 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। तो इससे तो भारत को नुकसान हुआ, क्योंकि भारत ने 111 क्षेत्र दिए थे और 51 क्षेत्र ही लिए थे। तो यहाँ पर भारत ने ये समझौता फायदा और नुकसान को देखकर नहीं किया था, लाभ या हानि को देखकर नहीं किया था, ये मानवता के लिए किया था। तो भारत ने ये समझौता मानवता के लिए किया था। क्यों? क्योंकि जो ये 111 क्षेत्र थे जो कि भारत में स्थित थे बांग्लादेश के, इन्हें सरकार की जो सुविधाएं थी बांग्लादेश की वो इन्हें प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी।
इसलिए यहाँ के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए भारत ने मानवता का परिचय देते हुए 111 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को सौंप दिए। और ये समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 100वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि 100वां संविधान संशोधन किन किन के मध्य हुआ था? भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि बॉर्डर विवाद को समाप्त किया गया था। और इसकी पृष्ठभूमि क्या मानी जाती है? अगर पूछा जाए भारत भूमि बॉर्डर समझौता की पृष्ठभूमि क्या मानी जाती है, तो इसे 1974 का इंदिरा रहमान समझौता है। तो जिसकी पृष्ठभूमि क्या थी? 1974 का इंदिरा रहमान समझौता। नेक्स्ट विवाद है अवैध प्रवासन। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान 1971 में मुक्त वाहिनी बांग्लादेश जो चलाया गया था, पूर्वी पाकिस्तान में मुक्त वाहिनी बांग्लादेश में 1961 से 1980 के बीच में 10 लाख से ज़्यादा पूर्वी पाकिस्तान के 10 लाख से ज़्यादा लोग जो कि पाकिस्तान के थे, वो कहाँ रहने आ गए? भारत में असम में रहने के लिए आ गए थे। जो कि बांग्लादेश आपको पता है 1961 से पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था। तो जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाया तब पाकिस्तानी लोग क्या करने लगे? भारत में अवैध रूप से निवास करने लगे। किस एरिया में? असम में। अब जब असम में भारत में जो विदेशी पाकिस्तानी लोग निवास करने लगे तो असम के लोगों ने, वहाँ के सामान्य लोगों ने, भारतीय लोगों ने क्या किया? विरोध किया। तो उस विरोध को नियंत्रित करने के लिए 15 अगस्त 1985 को कौन सा समझौता हुआ? असम समझौता हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि असम समझौता कब हुआ? तो 15 अगस्त 1985 को हुआ। और असम समझौता किन किन के बीच हुआ? तो वो हुआ भारत सरकार और AASU के बीच में। इस समझौते में क्या हुआ कि असम में NRC का प्रावधान लागू किया गया। NRC मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें 24 मार्च 1971 तक वोट लिस्ट में जो नाम थे उन्हीं को भारत के रूप में भारतीय नागरिकता मिली, बाकी को बाहर निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से असम समझौता करके और भारत में असम में जो विरोध हो रहा था उसे कम किया गया। असम में विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि 1961 से 1980 के मध्य जो है 10 लाख से ज़्यादा लोग अवैध रूप से असम में रहने लगे, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन जो थी उनको उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी नागरिकता को, उनकी जो भूमि थी उस पर विदेशी लोग आकर के रहने लगे और अपने आप को नागरिक कहने लगे। तो इससे क्या हुआ? वहाँ के असम के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनकी भूमि पर कोई और क्यों रहे। तो 15 अगस्त 1985 को इसी विरोध को कम करने के लिए असम समझौता हुआ। किन किन के मध्य हुआ? भारत सरकार और AASU के मध्य, आसू के मध्य समझौता हुआ, जिसमें असम में NRC का प्रावधान लिया गया। अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे NRC के बारे में। 24 मार्च 1971 तक वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उन्हें असम में रहने दिया गया और बाकी सभी को अवैध रूप जो अवैध थे उनको बाहर निकाल दिया गया। NRC मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वह रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। NRC में भारतीय लोगों का जो है, भारतीय नागरिक जो है उनका विवरण शामिल है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में। इसे 1951 की जनगणना के बाद में तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे। 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में, जिसके बाद में एक रजिस्टर तैयार किया गया जिसमें क्या था? जनगणना के सभी व्यक्तियों जो कि भारत के नागरिक हैं उनका विवरण दिया गया था। इसमें केवल उन
भारतीयों के नाम शामिल किए जा रहा है जो कि 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे हैं, जो कि 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे हैं, उनका ही नाम शामिल किया जा रहा है एनआरसी में। एनआरसी में सिर्फ उन्हीं का नाम शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे हैं। उसके बाद जो पहुंचने वाले बांग्लादेश में को वापस बांग्लादेश में भेज दिया गया। उसके बाद में जो भी रहने आए थे 25 मार्च 1971 के बाद में जो भी रहने आया था उसको वापस बांग्लादेश में भेज दिया गया। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देश के नागरिक देश में प्रवेश करते हैं। जहां उन्हीं राज्यों में लागू होती है, जैसे कि अपना असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, विदेशों से इनकी क्या लगती है, सीमाएं लगती हैं। तो यहाँ पर अवैध प्रवास को रोकने के लिए एनआरसी को लागू किया गया था। तो एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। एनआरसी क्या है? एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो कि जिसमें भारतीय नागरिकों का विवरण दिया गया है। तो भारत और बांग्लादेश में बस इतना ही। अब अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे भारत और चीन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और इसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।